हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 9 जिसका शीर्षक है साहस के पैर, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 9 साहस के पैर। इस पाठ के लेखक हैं श्री जयशंकर अवस्थी जी। साहस के पैर अर्थात हिम्मत के सहारे बढ़े हुए कदम। तो यहाँ पर इस पाठ में लेखक श्री जयशंकर अवस्थी जी ने एक ऐसे बालक की कहानी बताई है जिसकी अपंगता का उसकी कक्षा में मजाक उड़ाया जाता था। उनके सहपाठियों के द्वारा व्यंग्य कसे जाते थे और उस अपंग बालक ने अपने सहपाठियों के तीखे व्यंग्य और उपहास का सामना किया और अपने वाक चातुर्य या बोलने की कुशलता से उन सभी बच्चों को निरुत्तर कर दिया। हमारे शारीरिक संरचना व रंग आदि प्रकृति की अनुपम देन है। हर व्यक्ति की कद काठी, रूप रंग, चाल ढाल आदि भिन्न होती है और हर शारीरिक बनावट की अपनी पहचान होती है, अपनी खासियत होती है। हमारी शारीरिक बनावट हमारे भावों की अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता में आड़े नहीं आती, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति और अधिक उत्साही बनाती है। इस पाठ का प्रतिनिधि चरित्र अचल असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है, पर अपनी प्रतिबद्ध पहल से वह कक्षा को एक नई दृष्टि, एक नया सबक देने में सफल होता है। इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। अडिग का अर्थ है अटल या स्थिर। शहंशाह मतलब सुल्तान या बादशाह। हैरत माने विस्मय या आश्चर्य। कोहराम मतलब हाहाकार या हंगामा। बीहड़ यानी ऊंचा नीचा या टीलों एवं पहाड़ियों से भरा दुर्गम स्थल। हक्का बक्का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। फप्तियाँ मतलब हंसी उड़ाना, ताने कसना या व्यंग्य करना। चिल्लपों यानी शोरगुल, सन्नाटा मतलब खामोशी। बैसाखी माने टिक कर चलने का उपकरण। धमा चौकड़ी मतलब उछल कूद। तबादला माने स्थानांतरण। निमंत्रण माने न्योता। पाठ की कहानी इस प्रकार है। घंटी अभी नहीं बजी थी, कक्षा में चिल्लपों मची थी, लेकिन जैसे ही अचल ने प्रवेश किया एक सन्नाटा सा खिंच गया। अभी कक्षा लगने की घंटी नहीं बजी थी और कक्षा में सब बच्चे शोर कर रहे थे, लेकिन अचल नाम के बालक ने जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया सब चुप हो गए, उनकी ओर देखने लगे। वह आगे बढ़ा, तभी एक मोटा नाटे कद का लड़का उठा और लपक कर ब्लैक बोर्ड के सामने जा खड़ा हुआ। जैसे ही अचल नाम का वह बालक कक्षा में प्रवेश होता है, वैसे ही कक्षा में चुप्पी छा जाती है और तभी एक नाटे कद का लड़का उठकर ब्लैक बोर्ड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और होठों पर एक मुस्कान लिए उसने कहना शुरू किया, दोस्तों, भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। नक्शे से हमें पता चलता है कि भारत कैसा है, दुनिया कैसी है, मगर इतिहास के मास्टर जी बेचारे क्या करें। अब इस साल हमारे कोर्स में तैमूर लंग वाला अध्याय है। मुझे चिंता थी कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि तैमूर लंग कैसा था, कैसे उठता बैठता था, कैसे चलता था, लेकिन भगवान की दया से। और इतना कहकर वह लड़का चुप हो जाता है और कक्षा में ठहाकों, तालियों और सीटियों से कक्षा गूंजने लगती है। वह लड़का अचल की अपंगता का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हमें कोई पाठ समझाने के लिए
भूगोल का टीचर जो है नक्शा लाते हैं। नक्शे को देखकर हम भूगोल का अध्याय समझते हैं, लेकिन इतिहास के मास्टर जी बेचारे क्या करेंगे, उनके पास तो कोई मॉडल नहीं है। आज हमको तैमूर लंग वाला अध्याय समझना है। मुझे तो चिंता थी कि मैं कैसे इस अध्याय को समझूंगा, क्योंकि तैमूर लंग को तो हम जानते नहीं हैं, देखे नहीं कि वो कैसा दिखता है। लेकिन अचल को देखकर पता चल गया कि टीचर इसको दिखाकर हमें बता सकते हैं कि तैमूर लंग कैसा था, कैसे उठता बैठता था, कैसे चलता था। अर्थात तैमूर लंग एक शासक था जो लंगड़ा कर चलता था। किसी युद्ध में उस बादशाह का पैर कट गया था, जिसके कारण वह लंगड़ा कर चलता था। तो उस लड़के ने अचल का उदाहरण देखकर तैमूर लंग का अध्याय समझने की बात कही, और इस प्रकार से सभी बच्चे अचल पर हंसने लगे और ठहाके लगाने लगे, मजाक उड़ाने लगे अचल का। तो अचल को लगा किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोचकर मसल दिया है। अचल को बहुत कष्ट हुआ इस बात से। उसकी कक्षा के सहपाठियों के इस बर्ताव से, इस व्यवहार से अचल को दुख हुआ। वह जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। कक्षा में शोरगुल मचा था। एक आवाज़ आई, अपना भाषण तो तुमने अधूरा ही छोड़ दिया बॉस। अचल कक्षा में बैसाखियों के सहारे चलता हुआ आया था और उसे देखकर सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी अपंगता का उपहास उड़ा रहे थे। और वो जो मोटे नाटेगत का लड़का था वह उसका मजाक उड़ाकर कह रहा था कि तैमूर लंग का अध्याय समझने के लिए अब एक नमूना मिल गया है। उसे देखकर टीचर हमें तैमूर लंग के बारे में समझा सकते हैं कि वह तैमूर लंग कैसा उठता, कैसा बैठता, चलता था। तो इस अचल को देखकर हम आसानी से तैमूर लंग के बारे में समझ सकते हैं। तो अचल को देखकर उसके सहपाठीगण ताली बजा रहे थे, सीटियाँ कस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। अब पीछे से किसी बच्चे ने उस मोटे लड़के से कहा कि तुमने अपना भाषण जो है वो अधूरा ही छोड़ दिया है। लेकिन तभी घंटी बज गई और मास्टर जी आ गए। शोरगुल थम गया, सब अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। अब ये सब जब हो रहा था उसी समय घंटी बज गई और सभी बच्चे अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। मास्टर जी ने हाजिरी ली। फिर उन्होंने पुकारा, अचल श्रीवास्तव। अचल चौंका। उसने खड़े होने के लिए बैसाखियाँ संभाली। मास्टर जी कुर्सी से उठते हुए बोले, बैठो बेटे, बैठे रहो। यह सब कैसे हो गया? तुम्हारा पैर? पास आकर उन्होंने पूछा। अब अचल का नाम हाजिरी लेते हुए जब आया तो अचल खड़े होने का प्रयास करने लगा और बैसाखियों के सहारे वह खड़ा होने लगा। तभी मास्टर जी बोले कि बैठे रहो। और तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया? अचल बैसाखियों के सहारे खड़ा हो गया था। मास्टर जी के पूछने पर वह जवाब देने की कोशिश करने लगा, लेकिन गले में जैसे कुछ अटक गया, आंखें भर आई। लेकिन अचल रुआंसा हो गया। ओह खैर छोड़ो बेटे इस बात को। मास्टर जी द्रवित हो उठे। उन्होंने अचल की पीठ थपथपाई और वापस अपनी जगह पर आकर बोले, देखो तुम लोगों का यह नया दोस्त कितने बड़े दुर्भाग्य का शिकार हुआ है। अच्छा हो कि तुम लोग इसके साथ सहानुभूति रखो। तब मास्टर जी ने अचल को उनकी जगह पर बैठने के लिए कहा और सभी बच्चों से कहा कि ये तुम्हारा नया दोस्त है और तुम लोग इसके साथ सहानुभूति रखना। लेकिन मास्टर जी के इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। पीरियड खत्म होने पर ज्यों ही मास्टर जी कक्षा से निकले, धमा चौकड़ी फिर शुरू हो गई। नाटे कद का वह मोटा सा लड़का फिर उठकर भाषण देने के अंदाज में ब्लैक बोर्ड के पास जा खड़ा हुआ था। लेकिन मास्टर जी के किसी बात का, किसी उपदेश का कक्षा के सपाटियों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, नहीं पड़ा। और जैसे ही कालखंड खत्म हुआ, पीरियड खत्म हुआ, मास्टर जी के कक्षा से निकलने के बाद सारे बच्चे फिर से धमा चौकड़ी करने लग गए। और वही नाटे कद का मोटा लड़का उठकर फिर से भाषण देने के अंदाज में ब्लैक बोर्ड के पास जाकर खड़ा हो गया। घंटा घर में 12 बज गए थे। पिताजी के खर्राटे गूंज रहे थे। माँ भी सो चुकी थी, लेकिन
अचल की आंखों में नींद नहीं थी। अब छुट्टी होने के बाद अचल घर पहुंच गया था। घड़ी 12 बजा रही थी, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं थी। सभी सो चुके थे। अचल कुछ ख्यालों में डूब गया। तभी उसका मन साल भर पहले की एक घटना में उलझ गया। पिताजी का तबादला हो गया था। कितना खुश था अचल उस दिन। साल भर पहले की घटना अचल की ज़िंदगी में हुई एक घटना जिसे वो याद कर रहा था रात को, कि साल भर पहले उनके पिताजी का कहीं पर स्थानांतरण हुआ था। अचल उस दिन बहुत प्रसन्न था। रास्ते में एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। अचल पानी लेने उतरा था। ट्रेन से जाते समय किसी स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी, तब अचल पानी लेने के लिए स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया। नल पर काफ़ी भीड़ थी। जब अचल का नंबर आया तो गाड़ी ने सीटी दे दी। पिताजी घबराकर चिल्लाए, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। वह दौड़ा। अब जब वह पानी लेने नीचे उतरा था तो नल पर काफ़ी भीड़ थी और उसका नंबर आने तक गाड़ी जो है छूटने लग गई। गाड़ी ने सीटी दे दी। पिताजी चिल्लाकर बोले कि अचल ऊपर चढ़ जाओ, हम अगले स्टेशन में पानी ले लेंगे। वह गाड़ी पर चढ़ने के लिए दौड़ा। गाड़ी जो है रेंगने लगी थी। घबराहट में उसका हाथ डिब्बे के हैंडल पर जमा नहीं, पैर फिसला और स्टेशन पर कोहराम मच गया। अब घबरा कर जब अचल गाड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था तो वह डिब्बे के हैंडल को ठीक से पकड़ नहीं पाया। उसका पैर फिसल गया और वह स्टेशन में नीचे गिर गया। गिरने के कारण अचल का एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया। उसके बाद क्या हुआ अचल को याद नहीं। वह बेहोश हो गया था। होश आया तो वह अस्पताल के बेड पर पड़ा था। सिरहाने माँ बैठी सिसक रही थी। पिताजी गुमसुम खड़े थे। वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर जब उसे पता चला कि वह एक पैर गंवा चुका है तो वह तड़प उठा था। सारा अस्पताल उसे चक्कर खाता सा लगा था। अब अचल को जब होश आया तो पता चला कि उसका एक पैर कट चुका है। तो वह दुख से कष्ट से तड़प उठा। और फिर वह दिन भी आया जब अचल बैसाखियों के सहारे चलता नए स्कूल में प्रवेश लेने गया। अब अचल का एडमिशन नए स्कूल में हो गया और वह बैसाखियों के सहारे चलता हुआ अपने स्कूल में गया। पिताजी भी साथ थे। कितनी ही आंखें उस पर गड़ गई थी। लड़के उसे इस तरह से देखने लगे थे जैसे वह कोई जानवर हो। अब सभी बच्चे स्कूल के उसे आंखें गड़ाकर देख रहे थे कि यह कैसा लड़का स्कूल में आया है जो बैसाखियों के सहारे चल रहा है। सब के सब उसे घूर रहे थे। गुस्से और मजबूरी से कांप उठा था वह। अचल को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अपनी लाचारी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अब कल उसे फिर स्कूल जाना था। फिर वही तीर जैसी फप्तियाँ, जहरीले ठहाके झेलने थे। अचल को अब ये समझ में आ रहा था कि उसे रोज़ ऐसे ही व्यंग्य और उपहास झेलने पड़ेंगे और चुभती हुई, घूरती हुई आँखें और जहरीले ठहाके रोज़ उसे झेलने पड़ेंगे। लेकिन वह क्या कर सकता था? आखिर क्यों हंसते हैं लड़के उस पर? ज़रूर उन्हें कोई मज़ा मिलता होगा इससे। वह चिढ़ता है, रोता है तो वे समझते होंगे कि उन्होंने उसे दबा दिया, हरा दिया। लेकिन अगर वह चिढ़े नहीं, रोए नहीं, अगर वह उन्हें जता दे कि वह अपने लंगड़ेपन की कोई परवाह नहीं करता, तो उनका सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। अब अचल ये सोच रहा था कि लड़के आखिर उसका मजाक क्यों उड़ाते हैं। ज़रूर मुझे सताने में उन लड़कों को मज़ा आता होगा। मैं जब चिढ़ता हूँ, रोता हूँ तो वे और भी आनंदित होते हैं। और यदि मैं अगर नहीं चिढ़ूँ, अगर मैं उनके इस बर्ताव से मैं दुखी नहीं होऊंगा तो उन लोगों का सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। बल्कि क्यों ना खुद ही अपने आप पर हंसे, अपने लंगड़ेपन पर हंसने का क्यों निमंत्रण दे उन्हें। तब वे समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन की खिल्ली उड़ाकर उसे चिढ़ाने सताने की कोशिश करना बेकार है। अब अचल के अंदर थोड़ा साहस का संचार होने लगा। अब अचल ये समझ गया था कि अगर मैं ही स्वयं पर हंसूंगा, अपने लंगड़ेपन की खिल्ली मैं खुद ही उड़ाकर हंसूंगा, तो दूसरे लोग उसकी खिल्ली
नहीं उड़ाएंगे और उन्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे चिढ़ाना और सताना बेकार है। वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज़ समझता है। उसके मुरझाए होठों पर मुस्कान खिल उठी, फिर पता नहीं वह कब सो गया। अब जो है क्लास में जाकर अचल जो है सबका सामना करने का उपाय सोच लिया था। वही कल वाला माहौल था। अचल अभी अभी कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कक्षा सीटियों, ठहाकों और डेस्कों की थपथपाहटों से गूंजने लगी थी। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, शहंशाह तैमूर लंग तशरीफ ला रहे हैं। वह मोटा नाटा कद का लड़का अपनी जगह पर खड़ा होकर चिल्लाया। अब जैसे ही अचल कक्षा में पहुंचा, वैसे ही कक्षा के सभी सहपाठीगण हंसने लगे, ठहाके उड़ाने लगे, सीटियां बजाने लगे। तो वो जो मोटे नाटे कद का लड़का, वह भी उठकर कहने लगा कि बादशाह पधार रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, सब होशियार हो जाएं, सावधान हो जाएं। इस तरह से कहकर बच्चे जो है अचल का मजाक उड़ाने लगे। अचल ठिठका, कल वाली कायरता उसके अंदर सिर उठाने लगी थी। तुरंत उसने दांत भींच लिए। उसने अपने बिखरते साहस को संजोया और मुस्कुराने लगा और कक्षा के अंदर आ गया। पहले दिन की तरह आज भी सभी बच्चे उसे तैमूर लंग कहकर चिढ़ा रहे थे। पहले दिन तो वह मन मसोस कर रह गया था, लेकिन आज उसे इस बात का जवाब देना ही था। किंतु उसकी डर, उसका घबराहट, एक प्रकार से उसकी कायरता के कारण वह साहस नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन आज अचल को समझ में आ गया था कि आज साहस से काम लेना ही पड़ेगा। उसने साहस जुटाया और निर्भीकता के साथ मुस्कुराने लगा। किसी भी तरह का हताशा या परेशानी का भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और सभी बच्चों ने देखा कि अचल जो है मुस्कुरा रहा है। अरे वाह, या तो मुस्कुरा रहा है। एक हंसी भरी आवाज़ उभरी। किसी बच्चे की आवाज़ आई कि ये तो उल्टा हो गया, ये तो स्वयं मुस्कुरा रहा है। क्यों बे, तुझे तैमूर लंग नाम पसंद आया क्या? मोटा लड़का बोला। अब अचल को मुस्कुराते देखकर उस मोटे लड़के ने पूछा कि क्यों बे, तुझे तैमूर लंग नाम बहुत पसंद आया है क्या? तू जो इतना मुस्कुरा रहा है। कक्षा ठहाकों से गूंज उठी। अचल की हिम्मत फिर एक बार टूटने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दिल मजबूत किया, खुलकर मुस्कुराया और बोला। अब अचल का दिल फिर से घबराने लगा, लेकिन फिर उसने साहस बटोरकर खुलकर मुस्कुराकर बोला। उसने देखा कई लड़कों की आंखें आश्चर्य से फैल गई है। कक्षा का शोरगुल अचानक धीमा पड़ गया है। वह मोटा लड़का भी हक्का बक्का रह गया था। वह खिसियानी सी हंसी हंसकर बोला, दोस्तों सुना, यह कहता है इसे तैमूर लंग नाम पसंद है, बल्कि बहुत पसंद है। क्यों ना इसे हम। अब जो है अचल की मुस्कुराहट देखकर सभी बच्चे हक्के बक्के रह गए और वह जो मोटा लड़का था वह चिढ़ सा गया और खिसियानी हंसी हंसकर बोला कि दोस्तों सुन रहे हो, इसे तैमूर लंग नाम बहुत पसंद आया है, लेकिन अब तो हम इसको कुछ और नाम से पुकारें। ऐसा कहते कहते वह रुक गया। अचल ने उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। अचल ने उस मोटे लड़के को बात को पूरी करने का चांस नहीं दिया और बैसाखियां टेकता हुआ उसके पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, नाम में आखिर रखा ही क्या है जनाब? तैमूर लंग कहो या अचल, रहूंगा तो वही जो हूँ, है ना? अचल ने कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, गुण में रखा है। तुम मुझे तैमूर लंग कहो या अचल कहो, मैं तो वही रहूंगा ना जो हूँ। सारी कक्षा सन्न रह गई। अचल का उत्साह 2 गुना हो गया। वह कहता रहा, अब देखो ना, मेरा नाम है अचल, नाम के अनुसार तो मुझे अडिग अचल रहना चाहिए, पर जरा ये बैसाखियां हटा दो, फिर देखो तुरंत सचल न हो जाऊं तो कहना। कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब अचल का उत्साह 2 गुना हो गया था, क्योंकि उसकी बात को सुनकर कक्षा के बच्चे चुप और सन्न रह गए थे। अचल ने कहा कि नाम में क्या रखा है, नाम तो मेरा अचल है और इस नाम के अनुसार मुझे तो अडिग रहना चाहिए, बिना हिले डुले अचल रहना चाहिए।
पर जरा ये बैसाखियाँ तो हटा दो, अब भी तुरंत हिल जाऊंगा, सचल हो जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि कई लड़के हंस पड़े। मोटा लड़का भी हंस पड़ा, पर अब किसी की हंसी में वह पहले वाला तीखापन नहीं रह गया था। अब उसकी बात को सुनकर उसके अंदाज से कक्षा के सभी बच्चे हंस पड़े, लेकिन अब उनकी हंसी में कोई भी कड़वाहट नहीं थी, कोई व्यंग्य नहीं था, कोई उपहास नहीं था। सभी का अब व्यवहार दोस्ताना लग रहा था, दोस्ती का भाव आ गया था। तभी घंटी बज उठी। वह अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। बगल में बैठे लड़के ने हैरत से उसे देखा और वह पूछ बैठा, क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें इतना चिढ़ाते हैं? अब जो है अचल जब अपनी सीट पर बैठ गया तो उसके बगल के उसके सहपाठी ने पूछा कि क्यों अचल, तुम बुरा अब क्यों नहीं मान रहे हो? हम तुम्हें इतना चिढ़ाते हैं, तुम्हें खराब नहीं लगता? अचल पहले तो चुप रहा, फिर एक गर्वीली मुस्कान के साथ बोला, मैंने अपने ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन को सहा है दोस्त। ये हल्के फुल्के मजाक और फप्तियाँ भला क्या बिगाड़ पाएंगी मेरा? उस लड़के के पूछने पर अचल ने बताया कि ये जो हल्की फुल्की मजाक है उससे मेरा क्या बिगड़ेगा। इसके स्थान पर मैंने तो बहुत ही बड़ा और गंभीर हादसा को मैंने झेला है। इस तरह के हल्के फुल्के मजाक और व्यंग्य को सहने की मेरी तो आदत हो गई है। इनसे मेरा कोई नुकसान नहीं होता। मैंने तो इससे बड़े और गंभीर हादसे को सहन किया है। एक पूरी ट्रेन मेरे ऊपर से, मेरे पाँव के ऊपर से गुजरी थी और मेरा पैर कट गया। मेरा एक पैर उस ट्रेन के कारण, उस ट्रेन में कुचलने के कारण मेरा एक पैर कट गया। अब इससे और बड़ी तकलीफ मेरे लिए क्या हो सकती है? अतः इन छोटे मोटे तानों से मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। और अब उसे लग रहा था कि उसके पैर हाड़ मांस के नहीं, लकड़ी के नहीं, साहस के हैं। और साहस के कभी न थकने वाले पाँव के सहारे वह जीवन की बीहड़ राहों पर बढ़ता चला जा रहा है। अचल ने धैर्य एवं बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए व्यंग्य करने वाले सहपाठियों को निरुत्तर कर दिया था। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया था। उसे लगा कि अब उसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वह हाड़ मांस या लकड़ी के पैरों पर नहीं, बल्कि साहस के पैरों पर खड़ा है और अब उसे कोई डिगा नहीं सकता। अब वह इसी साहस और हौसले के बलबूते पर बिना थके कठिन से कठिन रास्तों को पार कर लेगा और जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगी और वह बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा अचल को महसूस होने लगा। इस प्रकार इस कहानी से ये समझ में आता है कि हमें किसी की शारीरिक बनावट को देखकर उसको कमतर नहीं समझना चाहिए, उसका उपहास नहीं करना चाहिए और केवल उनके ज्ञान और सद्गुणों का अनुसरण करना चाहिए तथा अपनी कमियों का अफसोस न करके हमें अपने मनोबल और साहस के साथ सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा और इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर के वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को देख सकते हैं, अभ्यास को समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक